स्टॉक मार्केट में आने के बाद हर इंसान की तीन ही ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जो शख्स रोजाना स्क्रीन देखता है उसकी ये तीन ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि रोजाना स्क्रीन देखने वाला महंगा खरीदता है और सस्ता बेचता है, जबकि स्क्रीन ना देखने वाला सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। मैं तो अपनी स्क्रीन वीक में सिर्फ एक बार ही देखती हूँ। आप लोग कितनी बार देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की और आज हमने देखा काफ़ी मार्केट जैसे हम फ्राइडे से देख रहे हैं और आगे भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑब्वियसली मार्केट जो है एक अपना पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगी और आज हमने देखा कि मार्केट ने अपना वो मोमेंटम कंटिन्यू किया और जो है फर्दर मार्केट की क्या अपडेट्स हैं ये सारा कुछ हम जानेंगे और जो है आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। जी हाँ, उनका ताल्लुक है आईजीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हेड ऑफ रिसर्च फरहान साहब और जो है ब्रांच मैनेजर आईजीआई सिक्योरिटीज कराची से जो है फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो है इनसे हम मार्केट के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ जो है आप लोगों के सवाल भी लेंगे और इनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नादिया, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, वेलकम सर फरहान आपको और सर फराज आपको भी बहुत वेलकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय प्लेटफॉर्म। और सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जो है सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगी सर फराज से जो है मैं जानना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। जी सर थैंक यू सो मच। और सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आज की मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। हाँ जी, मार्केट टुडे क्लोज्ड विद अ गैप ऑफ 1000 पॉइंट्स और वही मार्केट ने मोमेंटम जो है अपना कैरी किया। इनिशियली ओजीडीसी पीपीएल परफॉर्म वेल, बट ओवर द टाइम उनकी थोड़ी सी बुल्स पे जो है ग्रिप लूज हुई। ऑल्दो पीएसओ जो है उसने डोमिनेट किया अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर की पूरी बात करें तो। एंग्रो, यूबीएल, हपको, एफएफसी जो है वो टॉप गेनर्स रहे विद इन द केसी 100 इंडेक्स। और अगर आप वॉल्यूम लीडर्स की बात करेंगी तो उसमें कुछ पैने स्टॉक्स भी थे जिसमें बीएमएल, पीआईबीटीएल बेसिकली अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है वो आज अच्छी परफॉर्मेंस की। के इलेक्ट्रिक वाज गुड और इसके अलावा एएचसीएल में भी आज अच्छा वॉल्यूम हुआ। सही। सर अगर हम फर्दर अभी हम मार्केट की बात करें तो इस वक्त आगे जो है मार्केट का मोमेंटम कैसा लग रहा है? क्योंकि इस वक्त जो एक जो पॉलिटिकल इशू था जिसकी वजह से मार्केट जो है थोड़ा सा स्टक हो गई थी, अब वो मार्केट ने वही मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू किया है। तो इस चीज़ को आप देखते हुए आपको क्या लग रहा है आगे किस तरह से मार्केट को? ये एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा ना, आज मार्केट जो है वो गैप से ओपन हुई है। वेन एवर मार्केट इस तरह के गैप से ओपन होती है तो ये एक बेसिकली बुलिश मोमेंटम को जो है ना वो शो करता है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। और अगर आज की क्लोजिंग देखें, ये मेरे ख्याल में जो है ना एवर हाई है मार्केट का। 187-700 के अराउंड मार्केट बंद हुई है, इससे पहले कभी बंद नहीं हुई। तो ये दो चीजें हैं, एक तो हायर हाइस पैटर्न है, रोज मार्केट जो है वो नया हाई बनाती है। तो ये वैसे दोनों ही बुलिश पैटर्न कहलाते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है हम इजीली अगले एक दो दिन के अंदर 190 प्लस जो है ना वो इंडेक्स देख सकते हैं। तो वो मोमेंटम जो है पॉजिटिव कंटिन्यू करें। ओके सही। और जो है इसके साथ ही साथ सर इस वक्त जो है हमारी नेक्स्ट वीक मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस है और एज पर एक्सपेक्टेशन यही कहा जा रहा है कि कट डाउन है। आप क्या लग रहा है
और कितने बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप हमें बताइए। देखिए, मार्केट में जो वाइड स्प्रेड व्यू है दैट इज 50 बेसिस पॉइंट, इतना तो कट आ जाएगा। लेकिन इसमें फर्दर जो है अच्छा व्यू जो है वो फरहान दे सकते हैं। आई विल गिव हिम द राइट के वो उस पर बात करें। जी, नादिया, सो बेसिकली जो कंसेंसस है, अगर हम लोग फॉलो करें रीसेंट पीआईबी ऑप्शंस और टीबिल ऑप्शंस को भी, तो वो भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें एक रेट कट की एक्सपेक्टेशन जो है वो बिल्डअप हो रही है। कंसिडरिंग के जो दिसंबर में रेट कट आया था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगेन जो कंसेंसस है वो भी यही उसको सपोर्ट कर रहा है कि एक रेट कट जो है वो अराउंड 50 to 100 बेसिस का आ सकता है। जो एक कॉन्ट्ररी उसका वो यही है कि स्टेट बैंक जो है वो, क्योंकि इन्फ्लेशन का एक बेस इफेक्ट आना है, तो मोस्ट लाइकली थोड़ा सा कॉशियस स्टांस स्टेट बैंक जो है वो लेगा, कंसिडरिंग के जो टैरिफ्स जिसको स्टेट बैंक कोट करता रहा है, उसमें भी अभी अनसर्टनिटी जो है वो चल रही है। जिस तरह रिसेंटली यूएस ने यूरोप पे लगाए हैं टैरिफ्स और कंसिडर कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए, तो वो फैक्टर्स भी जो है वो फैक्टर इन होंगे। तो आई थिंक कि एक बहुत बड़ा कट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट यस, डायरेक्शन जो है वो मॉनेटरी ईजिंग की वो कंटिन्यू रहेगी। एंड इसमें जो है वो जिस तरह से फिर डाटा आता रहेगा, उसके साथ साथ स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा। सही। और इस तरह जैसे अभी ये डिटेक्शन होगी, और अभी हमने लास्ट में भी देखा था कि डिटेक्शन हुई थी बैंकिंग सेक्टर को। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा व्यू शेयर करें कि बैंकिंग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आगे भी हम ये एक्सपेक्ट करें क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस सीजन है, तो यही हम एक्सपेक्ट करें कि बैंकिंग सेक्टर मजीद और अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे। सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है। लेकिन एक ये भी पॉइंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी जब कट डाउन होती है तो बैंकिंग सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट आता है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना आएगा, थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करें। जी, देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो मॉनेटरी, जो अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो उससे जो है वो बैंक्स के मार्जिन्स कट होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन आता है। ऑल्दो क्वांटम अगर 50 बेसिस का कट आता है तो क्वांटम इतना बड़ा नहीं है कि कोई सिग्निफिकेंटली वो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करे एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट ये है कि क्योंकि जो ग्रेजुअली लास्ट ईयर रेट कट्स आए थे, वो हम लोगों ने देखा है कि सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे बैंक्स के, उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट अब उसका इम्पैक्ट बेसिकली आना शुरू हो गया है। सो अब 50 बेसिस का कट डेफिनेटली अगेन बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। बट बैंक्स ने रिसेंटली, कंसिडरिंग कि उन्होंने जब देखा था रेट मॉनेटरी ईजिंग साइकिल शुरू होगी, तो बैंक्स ने अपना बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो एक लो कॉस्ट डिपॉजिट, जिसको हम करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं जो हमारे, उस पे फोकस बहुत किया है। एंड जो बेसिकली जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है, उधर से काफी सपोर्ट आई है। कैपिटल गेन्स भी उनको रिकॉर्ड हुए थे। एंड जिस तरह से स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, तो वो कैपिटल गेन्स मोस्ट लाइकली कंटिन्यू भी करेंगे। तो वो कॉम्पनसेट हो रही है, जो डिक्लाइन इंटरेस्ट इनकम में आना था वो कॉम्पनसेट हो रहा है फ्रॉम नॉन इंटरेस्ट इनकम। सो बैंक्स को डेफिनेटली हिट ये पड़ेगी, बट ऑन दी अदर साइड जिनकी बुक्स पे है तो उनको रिवैल्यूएशन, शॉर्ट टर्म रिवैल्यूएशन गेन्स भी मिलते हैं बैंक्स को जब इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन होंगे। तो उसका भी एक इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म आएगा बैंक्स पे। तो ओवर द लॉन्ग टर्म बैंक्स की स्ट्रैटेजी हमने देखा है कि काफी मूव कर रही है। डिपॉजिट ग्रोथ स्ट्रांग है, एंड जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है उस पे फोकस है। सो इन द लॉन्ग टर्म बैंक्स मोस्ट लाइकली जो है वो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपनी अर्निंग्स को सस्टेन करके और ग्रेजुअली ग्रो भी करेंगे, डिस्पाइट के जो इंटरेस्ट रेट्स में डिक्लाइन आए उसके बावजूद भी। तो यहाँ पर जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, और हम उनके एक सवाल ले लेते हैं। जी आमिर साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर ये एफएफएल के बारे में पूछना चाहता था। एफएफएल की मेरी बाइंग है 20.30, तो आया मैं इसे होल्ड रखूं या विद इन 1 मंथ 2 मंथ ये 24-25 तक जा सकता है एफएफएल। और सर दूसरा जीसीडब्ल्यूएल। देखिए, फॉर एफएफएल का मैं आपको बता देता हूँ। एफएफएल में बेसिकली कंज्यूमर सेक्टर में अब जो ग्रोथ आ रही है, स्पेशली के डिमांड की रिकवरी है।
सो जो फूड सेक्टर है इंटायरली उस पे आउटलुक हमारा पॉजिटिव ही है। एफएफएल की एक बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, उसमें उन्होंने काफी सारे जो उनका एक लॉस था, और जो साउथ की मार्केट थी उसमें उन्होंने अपनी जहाँ पे वो कवर नहीं कर रहे थे उसको कवर करना शुरू किया है। तो उससे एक इम्पैक्ट जो है वो उनकी प्रॉफिट्स का जो लॉसेस में थे वो रिकवरी ग्रेजुअली आनी शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल आउटलुक इस पे पॉजिटिव ही है। प्राइस डायरेक्शन ऑब्वियसली हम नहीं बता सकते कि कब ये जा सकता है, बट अगेन जो डायरेक्शन है वो यही है कि हमें आउटलुक उसका पॉजिटिव ही लगता है। और सर जीसीडब्ल्यूएल की बाइंग है मेरी 2020 मेरी बाइंग है। ये लॉन्ग टर्म में कैसे लग रहा है आपको? जीसीडब्ल्यूएल केम वर्ल्ड गनी। मैं इसमें आपको एक टेक्निकल व्यू दे देता हूँ। पहले भी देखें, इसका मेरे ख्याल में 21 रुपये समथिंग का जो ना हाई लगा है। तो अगर अब ये यहाँ से मूव होके 21 के ऊपर कंसोलिडेट करता है तो इसके अंदर जो है पूरे ग्रुप के अंदर ही इवन गनी के जो है बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। तो मेरे ख्याल में इस ब्रेकआउट को आप नज़र में रखें। अगर 21.50 का ब्रेकआउट होता है अपसाइड, तो मेरे ख्याल में इसको जो है ना थोड़ा सा मतलब 2-3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, और ये आपको 25-26 तक जो है जाता हुआ नजर आ सकता है मेरे को। सही। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। अहमद शोएब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू पीएसओ और फौजी सीमेंट कि सर आप इनको 1 to 2 years के गैप से कैसे देखते हैं परफॉर्म करता हुआ, और थोड़ा सा एनालिसिस अपना फंडामेंटली भी देते हैं। पीएसओ पे देखें, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कुछ रिसेंटली एक नेगेटिव थोड़ा सा इम्पैक्ट आया जो ओएमसी मार्जिन्स का था, जिसमें पहले गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, उसके बाद ऑबरा ने जो है वो होल्ड कर दिया है, उसको डिजिटाइजेशन से लिंक कर दिया है। बट इन टर्म्स ऑफ पीएसओ की जो एक्चुअल वैल्यू ड्राइव करता है वो उसका कैश फ्लो है। एंड उसमें गैस के सर्कुलर डेट पे जो है वो काफी अब गवर्नमेंट प्रपोजल्स जो है वो कंसिडर कर रही है। एंड उसमें कोई भी डेवलपमेंट आती है तो वो गैस का सर्कुलर डेट जैसे ही क्लियर होगा तो पीएसओ को एक सब्सटैंशियल अमाउंट उसके थ्रू मिलेगी। एंड वो जो है वो उसकी वैल्यूएशन उसको काफी सिग्निफिकेंटली अनलॉक करेगा, एंड उसमें अपसाइड जो है वो पोटेंशियल अपसाइड काफी बन सकती है। बिकॉज क्योंकि उनके जो रिसीवेबल्स अभी खड़े में हैं वो अराउंड 300-400 बिलियन के करीब हैं जो कि उनको रिसीव होने हैं। सो वो एक काफी इम्पोर्टेंट आई थिंक डेवलपमेंट होगी जिसको मॉनिटर करना है। आज भी न्यूज़ थी कि जिसमें जो है वो ईएनपी कंपनीज ने भी पेट्रोलियम डिवीजन को उनको जो है वो कंसल्ट किया है, एंड उनको जो है वो एप्लीकेशन दी है टू रिजॉल्व दिस सर्कुलर डेट। सो पीएसओ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ भी अपनी जो है वो मार्केट शेयर जो है वो ग्रेजुअली रिकवर कर रहा है। सो फंडामेंटली जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 74-75 रुपीज की अर्निंग्स जो है वो इस साल आ जाएंगी पीएसओ की। एंड उसी की बेसिस पे जो है वो पीएसओ में हम आगे रैली देख सकते हैं। फौजी सीमेंट भी अगेन हमें अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ के एक तो उनका जो इंटरेस्ट रेट्स का डिक्लाइन है उसकी वजह से एक इंटरेस्ट कॉस्ट उनकी नीचे आई है। सेकेंडली सीमेंट सेक्टर ओवरऑल में भी डिमांड रिकवरी जो है वो ग्रेजुअली अब हम एक्सपेक्ट करें कि आएगी। एक फ्लड से रिलेटेड भी डिमांड पुश था, और वो ग्रेजुअली जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी हम सेकेंड हाफ में देख सकते हैं कि अब एक इंक्रीज जो है वो आएगा। सो सीमेंट की डिमांड में भी एक पुश मिलेगा जिसकी वजह से फौजी सीमेंट जो है वो एक अंडर वैल्यूड हमें लगता है कि एक स्टॉक है जिसको देख सकते हैं। वो हमारी स्ट्रैटेजी में भी अगर आपने देखा होगा तो हमने उसको हमारी टॉप पिक्स में ही रखा था। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। सिराज अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अगर मेरे पास लकी सीमेंट जो है वो मैं सेल करके नेशनल बैंक लेना चाह रहा था, तो उस सिलसिले में आप गाइड कर सकेंगे कि क्या बेहतर रहेगा दोनों में से? थैंक यू। फॉर द टाइम बिंग नेशनल बैंक ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बिकॉज उसके अंदर एक वन ऑफ डिविडेंड जो है वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं जो कि 25 से 30 रुपए हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। और अगर मार्केट में भी देखें, जो मार्केट के अंदर वाइड स्प्रेड व्यू है या टेक्निकली जो लग रहा है वो भी लग रहा है कि नेशनल बैंक यहाँ से 350 इजीली हो जाएगा जब ये रिजल्ट अनाउंस हो रहा होगा।
तो मेरे ख्याल में इसमें अभी 1 महीना या सवा महीना है, इस दौरान नेशनल बैंक बहुत अच्छी रैली कर सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप स्विच करना चाहें तो यू कैन इजीली स्विच लकी विद नेशनल बैंक। नेशनल बैंक मुझे लगता है ज्यादा पोटेंशियल स्टॉक है। और सर मेरे पास एटलस होंडा भी है, अगर वो भी मैं इसमें स्विच करना चाहूँ तो करना चाहिए या नहीं? कर सकते हैं, लेकिन एटलस होंडा का ये है कि बहुत ही लिक्विड शेयर है वो। अगर आपने बेचा और उसके बाद वो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा मूव कर गई अपसाइड, तो वो ऐसा स्टॉक है नहीं कि फौरन से आप रिकवर कर लें। तो इट्स अप टू यू, यू कैन डू इट, बट ये है कि उसमें लिक्विडिटी जो है ना वो मेजर कंसर्न है मेरी साइड से। थैंक फंडामेंटली यू। भी अगर आप उसको देखेंगे तो अगेन फंडामेंटली नेशनल बैंक में अर्निंग्स ग्रोथ भी है, डिविडेंड भी उसका आना है अभी। तो उसमें इन टर्म्स ऑफ की ट्रिगर्स जो हैं वो फंडामेंटली ज़्यादा हैं कंपेयर टू एटलस होंडा, या फिर लकी जो है वो अपनी प्राइस एक रीच कर चुका है। तो लकी में पोटेंशियल अपसाइड थोड़ी लिमिटेड है कंपेयर टू नेशनल बैंक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी रोहान, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैम आज आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, पहले बड़ी क्लियर होती थी। मेरा सवाल जो है ना मेरा सवाल जो है ना वो फराज नकवी साहब से है। सर फराज, मुझे ये बताएं कि टीबीएल का आउटलुक और कोसम का आउटलुक बता दें कि उसको आप कैसा देख रहे हैं सर। शुक्रिया सर। इन दोनों ही स्क्रिप्ट्स पे मैं आपको कोई फंडामेंटल व्यू तो दे नहीं सकता, ऑल्दो आई विल ट्राई कि मैं इसमें आपको टेक्निकल जो है वो लुक दे दूं। आपने टीबीएल और दूसरा केओएसएम पूछा है मुझसे। जी जस्ट जी गिव जी मी अ सर। सेकंड, आई एम ओपनिंग द चार्ट। देखिए टीबीएल के अंदर अगर आप प्राइस मूवमेंट देखें ना, तो वो बहुत साइडवेज है अभी, और वॉल्यूम भी कोई इतने खातिर खा नहीं हो रहे कि जिससे मैं कोई कोई इसके अंदर जो है ना वो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। ऑल्दो ये 12 सवा 12 के अराउंड मिलता है, और 13 सवा 13 पे अगर बिक जाता है तो यही इसके अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा जो है ना पॉजिटिव मोमेंटम मैं नहीं देख रहा। और इसके बाद आपने जहाँ तक इसकी बात की एक कॉसम की, तो कॉसम भी हाईली वॉलेटाइल शेयर है। आजकल जरा कम काम हो रहा है इसमें। ये ट्रैक करता है बेसिकली मूवमेंट जो है उसकी, क्या कहते हैं, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी शेयर है। अगर उसके अंदर कोई मूव होती है, जो कि कह रहे हैं कि 70-75 का हो जाएगा, वो 42-43 है आज का, तो उसके अंदर उस तरह की अगर रैली आती है तो कॉसम के अंदर भी एक्टिविटी बन सकती है। मेरे ख्याल में 6 रुपए के अराउंड ये मिले और 7 सवा 7 पे बिके, तो ये 1 रुपए की रेंज है फॉर द टाइमिंग, इसी को आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा फंडामेंटल चेंज अभी होने नहीं जा रहा। बीच में खबरें थी पिछले सालों में कि कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहा है, बट उसके अंदर कोई डेवलपमेंट फॉर द टाइम बिंग है नहीं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मलिक वजहर, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना एक ही सवाल पूछना है, दो एंगल से मुझे जवाब इसका चाहिए। जैसे ट्वीट मुदारबा में हुआ था कि उन्होंने शेयर्स को काउंट कम करके तो उसको रीएवैल्यूएट करके फिर लॉक टू लॉक तो वो गया, लेकिन वापस उस प्राइस के ऊपर नहीं आया। वैसे ही बीएमएल ने ऐसा किया है, ये मैंने उस वक्त भी सवाल पूछा था। तो ये जो बीएमएल ने अभी इसकी शेयर्स को कट डाउन करके कम किया है, 6 बिलियन से 1 बिलियन किया है, इसका शेयर होल्डर से क्या इनको वो इजाजत या उसकी जरूरत नहीं थी क्या, एज पर मेमोरेंडम उनकी, या ये कंपनीज एक्ट के अंदर आता है या नहीं आता, इसका थोड़ा सा जवाब चाहिए। और दूसरा, क्या ये स्ट्रेटजी नेक्स्ट मूविंग इन फ्यूचर अदर स्टॉक्स को भी हर्ट करेगी कि नेक्स्ट कोई भी ये कहेगा कि मैं अपने जो नुकसानात को, 6 बिलियन अगर मेरे पास है तो मैं उसको वेव ऑफ करके 1 बिलियन कर दूंगा अपने मार्केट कैपिटल को, तो ये क्या इम्पैक्ट नहीं डालेगी जो पेनी स्टॉक्स हैं या अदर स्टॉक्स ऐसे हैं जो मजबूत खड़े हैं अपनी जगह पे? काइंडली, थैंक यू। देखें, सबसे पहले तो जो रीस्ट्रक्चरिंग है ये कोर्ट में गई थी, और ये सिंध हाई कोर्ट ने अप्रूव किया है जो मैकेनिज्म, ये उसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए रीस्ट्रक्चरिंग, और ये जो शेयर्स रिड्यूस हो रहे हैं ये उसी रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है जो सिंध हाई कोर्ट ने अप्रूव किया हुआ है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट जो आप पूछ रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो डिक्लाइन किए हैं वो बैंक स्पेसिफिक है बेसिकली। इनके पास बहुत सारे, जिनका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स जो थे वो अगेंस्ट उनके एसेट जो है, जो उन्होंने बेसिकली एसेट के अगेंस्ट किसी एसेट को बैक नहीं कर रहा था बेसिकली, अगर आप ऐसे समझ लें। तो उसमें आपका जो मेन
जो उसकी वजह से वो उसको बुक से हटाना था, क्योंकि इनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट थी जो स्टेट बैंक हर बैंक को देता है, वो कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही थी। इसी वजह से उन्होंने शेयर्स को रिड्यूस किया है अपने। जहां तक शेयर होल्डर की बात है, तो शेयर होल्डर्स में ऑब्वियसली अगर शेयर्स रिड्यूस हो रहे हैं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्राइस जो है वो आपकी आफ्टर बुक क्लोजर डेट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। सो वो प्राइस एडजस्ट होगी तो शेयर होल्डर की वैल्यू में कोई इम्पैक्ट उसका नहीं आता इस तरह। बट ये है कि वो नंबर ऑफ शेयर्स, बिकॉज कंपनी की बैलेंस शीट को इम्प्रूव करना था, उसमें से वो अमाउंट हटानी थी, तो वो जो नंबर ऑफ शेयर्स जिसके अगेंस्ट कोई एसेट नहीं खड़ा हुआ था उन शेयर्स को वो हटा रहे। बट इन टर्म्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये सिंध हाई कोर्ट ने भी यही स्ट्रक्चरिंग अप्रूव की हुई है, जिसको अभी बीएमएल ने फॉलो किया है। एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर पे इसका एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो आपकी वैल्यू जो है वो इंटैक्ट रहेगी। सर लेकिन सेम ऐसे ही जो ट्रेड मुदारबा में हुआ है वो वैल्यू अभी तक उनको वापस नहीं मिली, लोग जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अभी तक उस वैल्यू पे वापस नहीं आए, तो उनका अभी तक जो है वो। और देखें दूसरा ये जो स्ट्रेटजी मूव, सॉरी देखिए देखिए प्राइस जो है वो डिपेंड करता है। अब देखें, एक फंडामेंटल है और एक रीस्ट्रक्चरिंग है। रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से शेयर होल्डर को कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन फंडामेंटली प्राइस में कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी फंडामेंटली उसकी, या वो बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता, वो एक सेपरेट चीज है, क्योंकि वो बैंक की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। अगर बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको वही रिटर्न बैंक जो है वो उसकी प्राइस में आपको मिलता जाएगा ओवर द ईयर्स। एंड ये जो पर्पस है इसका वो भी यही है कि बैंक को ये जब उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट होंगी तो उनकी बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने का मार्जिन मिलता है, तो उससे वो इम्प्रूव करेंगे उसको। सो वो ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स आपको नजर आएगा। जब नजर आना शुरू होगा तो वो शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, एज एन इन्वेस्टमेंट उसको रखता है, उसको बेनिफिट हो सकता है, बट वो बैंक का आउटकम है, वो रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट नहीं है वो चीज। जी राइट सर। सर काफी सवाल एवीएन के हवाले से मैं चाहूंगी कि आप अपना व्यू शेयर कर दें। एवीएन का पूछ रही हैं आप? जी जी एवीएन। मैं आपको एक फंडामेंटल ओवरव्यू दे देता हूँ, जी जी टेक्निकल साइड पे फराज आपको बता देंगे। श्योर। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक जो मेजर बूस्ट आया था पोस्ट कोविड, दैट वाज ड्यू टू एक जो एक क्या कहते हैं कि जो हमने मूव किया था टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, तो एक एक डिमांड सर्ज था जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया था। अब वो डिमांड नॉर्मलाइज हो चुकी है। तो डिमांड में एज सच कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ग्रोथ नहीं आ रही, बट ये है कि और जो दूसरी चीज इम्पैक्ट कर रही है वो एक्सचेंज रेट है हमारा, जो कि अप्रिशिएट कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर ये डेप्रिशिएट करता है तो इनके रेवेन्यूज इंक्रीज करते हैं, एप्रिसिएशन में रेवेन्यूज नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर में एज अ होल अभी कोई इतना मेजर इंटरेस्ट नहीं है, या कोई मेन अर्निंग्स ग्रोथ का ड्राइवर अभी तक नहीं है उसमें। टेक्निकली अगर रेंज देखें इसकी लास्ट 6 मंथ्स की, तो इसने हाई किया है 52 के अराउंड, और 40s के करीब जाके लो साइड का जो बैंड है 40s के अराउंड बन रहा है। और अभी जो करंट प्राइस है वो भी मेरे ख्याल में 42 के अराउंड आई हुई है। तो वही इसको ट्रैक करें, अगर 1-2 रुपए का यहाँ से डिप मिलता है तो पोजीशन जो है वो एक्यूमुलेट की जा सकती है 40 एंड बिलो 40। और इसी तरह इन द मीन वाइल 2-4-5 दिन में 15 दिन में कोई इस तरह की स्पाइक आती है यहाँ पे प्राइस 45-46 क्रॉस करती है, तो वहाँ पोजिशन ऑफलोड भी की जा सकती है। तो जो रेंज है वो 52 टू 40 रुपीज है। विद इन द रेंज आप ट्रेड करना चाहें, लो साइड पे लें, हाई साइड पे बेचें, तो यू कैन डू दैट। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर फरहान आपका, और सर फराज आपका बहुत शुक्रिया, और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू नादिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।